हेलो फ्रेंड्स, आइए जनवरी 21, 2024 के द हिंदू की एनालिसिस करते हैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स क्लास के अंतर्गत। चूँकि कल का पेपर मुझे आज मिल पाया है तो आज ही बात हो पाएगी। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। चलते हैं पहले इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। पहला ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप देखें। पहले मैं आपको पूरा आर्टिकल दिखा देता हूँ। Why are conflicts spreading in West Asia? अब देखिए, ये जो आर्टिकल है ये अपने आप में आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब ये जो लिखा हुआ आर्टिकल है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्यों वेस्ट एशिया में जो है कॉन्फ्लिक्ट स्प्रेड हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही है, वॉर्स हो रहे हैं। मेन जो ज़रूरत है आपकी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो हो रहे हैं वेस्ट एशिया में, जो ये लड़ाइयाँ हो रही हैं, वॉर्स हो रहे हैं, इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। हमें फॉरेन कॉन्टेक्स्ट में जो भी देखना है वो इस कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि उसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस पर बातें करूँगा। ये आर्टिकल मैंने पढ़ी है, ये इसके इन्फॉर्मेशंस अपने आप में आपके लिए जो हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए इम्पॉर्टेंट क्या है उस पर हम लोग बात करते हैं। अब देखिए वेस्ट एशिया जो है वहाँ पर क्या है, वो तेल का भंडार है पूरा। जहाँ से अगर बात करें तो पूरे विश्व को ऑयल सप्लाई होता है मेजर तौर पर। मेजॉरिटी जो ऑयल के जो खदान हैं, पेट्रोलियम ऑयल्स के, नेचुरल गैस के, वो इसी एरिया में है। इंडिया भी सबसे ज़्यादा इसी रीजन से ऑयल इंपोर्ट करता है। अब मान लीजिए इस एरिया में अगर वॉर्स वाली सिचुएशन हो गई तो होगा क्या, इनस्टेबिलिटी हो जाएगी वेस्ट एशिया में। और अगर इनस्टेबिलिटी हो जाएगी तो जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ हैं उन पर भी तो खतरा आएगा। तो वो लोग उस खतरे से निपटने के लिए करते क्या हैं ऐसे सिचुएशंस में, ऐसा पहले भी हो चुका है कि ऑयल की कीमतें बढ़ा देते हैं। अब सोचिए अगर ऑयल की कीमत बढ़ गई तो फिर होगा क्या। अब इंडिया जो इंपोर्ट करेगा वो तो आप जो जानते हैं कि 80 to 85% ऑयल जो है इंडिया बाहर से इंपोर्ट करता है। तो उसको एक्स्ट्रा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो उसके पास है वो देना पड़ेगा। मतलब महंगा हो जाएगा इंडिया के लिए ऑयल। अगर इंडिया खरीदेगा महंगा तो वाजिब सी बात है कि बेचेगा भी महंगा। और अगर तेल महंगा बिका यहाँ पे तो आप जानते हैं कि पूरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारी ऑयल पे चलती है। और भी बहुत सारे सर्विसेज ऐसे हैं जहाँ ऑयल का यूज़ होता है। एनर्जी के बिना काम ही क्या हो सकता है इकोनॉमी में, आप बताइए। और अगर आप सोचिए कि जो प्रोडक्शन वाली फैसिलिटी है, जिस प्रोडक्शन ही अगर महंगा हो गया ऑयल की वजह से, ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया जिससे सारी चीज़ें सप्लाई होती है मार्केट में, तो सामान महंगा हो जाएगा। और अगर सामान महंगा हो गया तो फिर आप जानते हैं कि कंज्यूमर पर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा। चीज़ें महंगी हो जाएंगी, इन्फ्लेशन का पीरियड आ जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। और इन्फ्लेशन हो गया तो फिर आप जानते हैं कि इनकम तो लिमिटेड है, लोगों के लिए सामान महंगा पड़ रहा है, खाने की प्रॉब्लम, सब चीज़ की प्रॉब्लम। अगर मान लीजिए खाने के लिए अब ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, खाना तो खाना ही पड़ेगा, खाना ही महंगा पड़ रहा है, तो फिर बाकी चीज़ों पे हेल्थ है, एजुकेशन है, इस पे खर्च कम हो सकते हैं तो उसका अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब ओवरऑल आप समझिए कि इकोनॉमी की जो है बुरी हालत हो जाएगी क्योंकि एनर्जी महंगी हो रही है। तो ये इम्पैक्ट पड़ेगा। प्लस आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि वेस्ट एशिया में अगर ये वॉर हो रहे हैं तो अभी थोड़ा टाइम पहले रेड सी कैसे ब्लॉक हो गया था। आपने रेड सी के बारे में सुना, उस पर हमने बात भी की थी।
तो रेड सी के माध्यम से आप जानते हैं कि इंडिया अरेबियन सी होते हुए रेड सी में जाता है और फिर रेड सी होते हुए जो है वो मेडिटेरेनियन सी में निकलता है और मेडिटेरेनियन सी से फिर वो यूरोप पहुंचता है। तो ये शॉर्टकट है, ये जो है सी ट्रेड का शॉर्टकट है ये। और जानते हैं कि इंडिया का वॉल्यूम वाइज देखें तो मोर देन 90% ट्रेड जो है वो सी रूट से होता है। अगर ये रूट ब्लॉक हुआ तो फिर इंडिया को साउथ अफ्रीका होते हुए पूरा अफ्रीका घूम कर जाना पड़ेगा। उसमें जो है, जो अभी खर्च होता है इससे कई गुना ज़्यादा तेल की खपत होगी और लेट भी होगा व्यापार। उसके अलग इम्पैक्ट हैं, आप जानते हैं। तो तेल महंगा, रेड सी ब्लॉक, इनस्टेबिलिटी, मरीटाइम सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम इंडिया पे आ जाएगी। तो आपको जो ये देखना है, इसको इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में देखना है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर ये वॉर्स जो हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो इसी तरह बढ़ते रहे तो। इसके बाद चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ आइटम की तरफ। सेकंड ये देखिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वेटलैंड नेचर टूरिज्म गेट्स अ फिलिप। ये मैं पहले पूरा आपको दिखा दे रहा हूँ। अब देखिए, ये जो है आपके इन्वायरमेंट का टॉपिक है। इन्वायरमेंट पर प्रीलिम्स में और मेंस में, सॉरी, इन्वायरमेंट के इस वेटलैंड टॉपिक पर प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहा है पहले भी। अब देखिए, प्रीलिम्स में अगर वेटलैंड पर पूछे तो वेटलैंड के बेसिक्स को आप तैयार कर लेंगे कि वेटलैंड क्या है। और उसमें वेटलैंड्स को आप जानते हैं कि रामसर साइट्स भी कहा जाता है। तो रामसर साइट्स पर थोड़ा आप तैयार कर लेंगे। अब देखिए, सारे रामसर साइट को जानने की ज़रूरत नहीं है, कुछ जो करंट हैं और वेटलैंड्स क्या होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इस आर्टिकल में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उस पर हम लोग बात करेंगे करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, हुआ क्या है, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ embarked on a mission to promote tourism at ecologically sensitive wetlands। यूनियन गवर्नमेंट ने एक मिशन शुरू की है, क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए टूरिज्म को। कहाँ, इकोलॉजिकली सेंसिटिव वेटलैंड्स पर टूरिज्म स्टार्ट करेंगे। फोकस क्या है इस इनिशिएटिव का, द फोकस ऑफ द इनिशिएटिव वुड बी टू शिफ्ट दीज फ्रेजाइल वेटलैंड्स फ्रॉम high value tourism to nature tourism by directly supporting conservation action and letting local communities and economies take the lead। इस इनिशिएटिव का फोकस होगा कि जो वेटलैंड्स बुरे स्थिति में हैं इनको हाई वैल्यू टूरिज्म स्पॉट में बदला जाए। मतलब या इनकी जो है चीज़ें ठीक की जाए इन वेटलैंड्स को और इनको टूरिज्म के लिए प्रमोट किया जाए। किस तरीके से, जो लोकल लोग हैं उस वेटलैंड के आसपास जो लोग हैं उन्हीं को दिया जाए कि आप ऐसा करिए, इससे उनको रोजगार भी मिल जाएगा और प्लस उनका कंजर्वेशन भी हो पाएगा वेटलैंड से। तो इसे कहेंगे इन्वायरमेंट बेस्ड डेवलपमेंट या इको फ्रेंडली डेवलपमेंट जिसे कहा जाता है। तो वेटलैंड्स पे अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो आप इस इनिशिएटिव का चर्चा वहाँ कीजिएगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे कि गवर्नमेंट ये स्टेप ले रही है। वहाँ पूछा जाता है कि क्या किया जाना चाहिए, तो आप इसका वहाँ चर्चा कर सकते हैं और साथ में ये भी कह सकते हैं कि ऐसी और स्कीम्स चलाई जानी चाहिए। इसे स्टार्ट किया है यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, इन दोनों ने मिलकर इसे स्टार्ट किया है। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर वहाँ पे ये क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड तो। और ये इनिशिएटिव लिया किसके अंतर्गत गया है, कौन से स्कीम के अंतर्गत, अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम 2023।
ये मेन पार्ट है, अम्ब्रेला स्कीम है अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम 2023। इसी के अंतर्गत ये इनिशिएटिव ली गई है। इसे स्टार्ट किया गया था क्यों? टू प्रोमोट यूनिक कंजर्वेशन वैल्यूज ऑफ रामसर साइट्स इन द कंट्री while generating employment opportunities and supporting local livelihoods। इसे स्टार्ट किया गया था कि ये जो रामसर साइट्स हैं हमारे देश में, उनका कंजर्वेशन किया जाए। रामसर साइट्स वेटलैंड्स को ही कहते हैं, और साथ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट की जाए और लोकल लेवल पर लाइवलीहुड दिया जाए, एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। तो इससे देखिए रीजनल डेवलपमेंट के टॉपिक में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वेटलैंड्स पर इन्वायरमेंट में क्वेश्चन आया, आप वहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं रीजनल लेवल पे। और इन्वायरमेंट में ही आपका कंजर्वेशन वाला टॉपिक है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो ये जो वेटलैंड्स है ये बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है, तो आप वहाँ भी इसका इस्तेमाल करेंगे।